आज की डिबेट बेहद महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि बेहद गंभीरता से इस डिबेट को सुना जाए। ओपी सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, सीबी पांडे साहब फार्मर जज हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक सिंघल जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके हैं और होम डिपार्टमेंट के चीफ भी रह चुके हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सुचि विश्वास उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं और वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्टेट कैसे कर दिया? फार्मर चीफ सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश में गृह विभाग के पूर्व मुखिया दीपक सिंघल मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव भी रहे हैं और प्रमुख सचिव गृह भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका सिंघल साहब इस बेहद क्रूसियल और महत्वपूर्ण डिबेट में समय निकालने के लिए। सर, 120 में से 94 मामले हाईकोर्ट ने खारिज कर दिए। कानून के दुरुपयोग का यह स्पष्ट प्रमाण है। क्या आप सहमत हैं इस बात से कि जिन अयोग्य, अक्षम और नकारा अफसरों ने ऐसा कारित किया उनके विरुद्ध कम से कम डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो की प्रोसीडिंग होनी चाहिए? ब्रजेश जी नमस्कार। बहुत आपने महत्वपूर्ण बिंदु आज उठाया है। तो मेरा ये इसमें कहना है कि देखिए, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, हम लोग भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 8-9 साल मैं भी रहा हूँ, तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे हमारे जुडिशरी के साथी बता रहे थे कि ये प्रिवेंटिव मेजर है, ये प्यूनिटिव मेजर नहीं है। और आपने कहा कि जैसे बहुत सी जगह कट एंड पेस्ट हो गया है, तो इस एक्ट का अगर मान लीजिए डिटेंशन को अगर इतने मास पैमाने पर इसको माननीय न्यायालय द्वारा सही नहीं ठहराया जाएगा तो ये चिंता का विषय निश्चित रूप से है। लेकिन इसका परीक्षण हर एक केस का पृथक रूप से किया जाना चाहिए। ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का सेक्शन 3 जो होता है उसमें एक्ट में, सेक्शन 3 में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का सेटिस्फेक्शन है और सेटिस्फेक्शन बिल्टअप होता है पुलिस की रिपोर्ट पे, और उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसा हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब NSA लगाया करते थे अपने ज़माने में, याद है, तो उसका रात भर बैठ के खुद पढ़ते थे कि भाई पुलिस से क्या रिपोर्ट है। जो कंसर्न SO उसको भी एग्जामिन करते थे, जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर हैं वो भी एग्जामिन होते थे, और डॉक्यूमेंटेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे साइन करने से पहले खुद सेटिस्फाइड होते थे कि ये पूरा। तो मुझे लगता है कि इसमें 2 कारण हो सकते हैं कि एक तो किसी ऐसा व्यक्ति जो जिस पे नहीं लगना चाहिए उस पर भी इसका उपयोग हो गया हो, और या फिर डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं हुआ हो, क्योंकि माननीय न्यायालय तो डॉक्यूमेंटेशन देखेगा। अगर कानून के परिधि में डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं होगा तो निश्चित रूप से फिर वो सर, डॉक्यूमेंटेशन से आपका मतलब फैक्ट और एविडेंस है? मेरा मतलब बिल्कुल अभिप्राय एक बड़ा क्लियर है कि आप उसमें लिखा है सेक्शन 3 में कि आप पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्बेंस के लिए आपके हो सकता है, या आपका सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए हो सकता है, या कुछ एसेंशियल कमोडिटी के सप्लाई। 3 ही कारण उसके अंदर सेक्शन 3 में यहाँ ध्यान है कि उसमें किया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस है जिसका पब्लिक ऑर्डर एंड मास्ट उसका रिलीज होने की वजह से आगे, सर आप रिटायर होने के टाइम के बाद भी इसको याद रखे हैं, ये सराहनीय बात है। लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के 80% कलेक्टर्स, उनको पता नहीं होगा कि किस सेक्शन के तहत उन्हें अधिकार प्राप्त है। नहीं, मैं तो विदेश जी से इस बात से सहमत नहीं हूंगा कि कलेक्टर को ये अधिकार ये पता नहीं हो, सेक्शन 3 नहीं होगा तो ये तो चिंता का विषय है। तो सर 120 में से 94 मामले कैसे? अगर आप चीफ सेक्रेटरी होते और आपके समक्ष में ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता तो आप क्या कार्रवाई करते? देखिए, मैं निश्चित रूप से इतनी बड़ी कार्रवाई जो मीडिया के लिए भी विषय बन गया है और प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है, तो मैं आपसे ये तो ज़रूर अपने तरफ से प्रयास करता। अगर आप जो ऐसे कहते हैं, अगर आप होते तो क्या करते, कि हर केस को एग्जामिन करना एक बात बहुत ज़रूरी है, जिसमें DG प्रोसिक्यूशन भी हो और होम डिपार्टमेंट भी हो, होम सेक्रेटरी भी हो और DGP भी हो। तो ये तीनों मिलके जो है इसके केस बाय केस एक बार रिव्यू कर लें, लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन लेके कि इसमें जो फेलियर हुआ है वो किस कारण से हुआ है, क्या डॉक्यूमेंटेशन की कमी है। फिर आपको जो वहां पे जब एडवाइजरी बोर्ड के सामने है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को खुद जाना पड़ता है। वो आज के जमाने में ये भी बहुत हो रहा है कि हम लोग तो अपने टाइम में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब एडवाइजरी बोर्ड पे थे खुद जाते थे। आज के टाइम में हम लोग सुनने में आता है कि बहुत से ऑफिसर्स अपने जूनियर ऑफिसर्स को भेज देते हैं और वहां सीरियसली बात पुटअप नहीं होती है माननीय जुडिशरी के सामने, तो बात वो खारिज हो जाती है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी हो सकता है, लीगल फेलियर भी हो सकता है, और आपको लगता है कि ये दुरुपयोग का मामला भी बनता है? देखिए, ये तो केस टू केस बेसिस पे देखने में, बिकॉज ये सारे केसेस जो रिजेक्ट हुए हैं इसको पढ़ना पड़ेगा किसी को, तभी कुछ बता सकते हैं
कि ये दुरुपयोग धन्यवाद का सर, मैं है डिबेट को थोड़ा या नेक्स्ट bad लेवल पे ले जाना चाहता documentation का है। हूं। दीपक सिंघल जी, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार, मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आप जब फील्ड में किसी अधिकारी को पोस्ट करते हैं तो आप किन योग्यता के आधार पर उसकी तैनाती जिला अधिकारी के रूप में करते हैं, जब ये पाते हैं कि हाईकोर्ट खुद कह रहा है कि दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं? ये गंभीर टिप्पणी है और मुझे लगता है कि आपके कैडर को और आपकी व्यवस्था को इसे बेहद गंभीरता से लेना चाहिए। निश्चित रूप से ब्रिजेश जी, इसको पूरा ब्यूरोक्रेसी को बहुत इंट्रोस्पेक्शन करने की इसमें आवश्यकता है। और मैंने जो समझता हूँ कि अगर इस तरह का जो बात आई है तो इस पर एक एज ए टेस्ट केस इसकी परीक्षण होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये बैड डॉक्यूमेंटेशन की वजह से हुआ या वहाँ पर प्रेजेंटेशन खराब है, क्योंकि खाली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो होता नहीं है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी अप्रूव करना होता है। स्टेट गवर्नमेंट फिर अप्रूव करती है, तभी एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष जाता है, एक प्रक्रिया है। तो ये सारी प्रक्रिया में जिन जिन जगह पे इस तरह का अप्रूवल हुआ, फिर उसके बाद जिस भी स्तर पे हुआ, इसका परीक्षण जो है प्रोसिक्यूशन विंग से, लॉ डिपार्टमेंट से, केस टू केस बेसिस पे करके थोड़ा जवाबदेही अगर निर्धारित होगी तो निश्चित रूप से आगे अगर इस तरह की बात नहीं आएगी कि किसी ने नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया या जल्दीबाजी में किया, तो अधिकारी सतर्क होंगे और ज़्यादा उसको गहन परीक्षण करेंगे। तो मैं समझता हूँ जहाँ इसका एक ही विषय है कि जवाबदेही तय करना, और अगर जवाबदेही तय हो जाती है तो निश्चित रूप से फिर हर स्तर के अधिकारी इस मामले में ज़्यादा भविष्य में सतर्क रहेंगे। तो ये मेरा इसमें आपको सुझाव है, और ये कोई बहुत कठिन विषय नहीं है। टेस्ट केस के रूप में ये जो केसेस रिजेक्ट हुए हैं उसको कैटेगराइज करके इसका परीक्षण किया जा सकता है, और लेकिन इसका परीक्षण समयबद्ध रूप से होना चाहिए, क्योंकि अगर समयबद्ध परीक्षण होगा तभी उस बात का प्रभाव फील्ड में अफसरों सर, इसको हम एम्बैरेसमेंट कर लें, कह लें, या कानून के दुरुपयोग का मामला कह लें। इस वक्त बहुत से लोग, और मुझे उम्मीद है बहुत से कलेक्टर्स भी आपकी डिबेट में सुन रहे होंगे, उनके सीनियर होने के नाते आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहते हैं ताकि आगे दिमाग का सही इस्तेमाल करें? जैसा कोर्ट ने कहा, दिमाग का सही इस्तेमाल करें। ओपी सिंह को थोड़ी चुभ रही है बात, पर आप सर बोलें, सर जवाब दें। मेरे एक देखिए, लेकिन मैं तो देखिए एक ही बात कहता हूँ, हम लोग जब यंगर ऑफिसर्स जब बहुत शुरू में आए थे, एक हमारे आईसीएस ऑफिसर ने हमसे कहा कि बाबू रीड्स एंड ऑफिसर, साइंस के जो ऑफिसर होंगे वो नाकामयाब हमेशा होंगे, फील्ड में कभी काम कर ही नहीं सकते। सर दोबारा से ये लाइन दोहराएं सर। आप बाबू के बनाए हुए पे दस्तखत करेंगे तो अगर बाबू राइट्स एंड ऑफिसर साइंस अगर इस कैटेगरी के जो ऑफिसर्स होंगे तो फिर वो निश्चित रूप से फेलियर होंगे, और यही उसका एक उदाहरण है जिसमें ये बात खुल के आई है। नहीं तो ऐसा होता ही क्यों? अगर मान लीजिए इसका मतलब कुछ किसी ने उसको गहराई से पढ़ने में थोड़ी कठिनाई हुई है और पूरा उसको जैसे कहते हैं मिडनाइट ऑयल बर्न करना पड़ता है एनएसए बनाने से पहले। हमें याद है हम लोग रात के 2-2 बजे तक बैठ के एनएसए का ड्राफ्टिंग खुद किया करते थे, तब एनएसए ऑर्डर होता था और मेरे ख्याल से 80% सक्सेस रेट हो जाती थी। लेकिन अब अगर इतना फेलियर हो रहा है तो इसका मतलब निश्चित रूप से स्वयं पढ़ने की जो टेंडेंसी है, अपने जूनियर अफसर से ये आग्रह करूंगा और पुलिस ऑफिसर से भी, खाली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है इसमें, इसका इनपुट दरोगा लेवल पे जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को साइन करें तो एसओ को भी डायरेक्टली बुला के बात करें, जो कंसर्न थाना है, पीओ को जो है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर उनको बुला के बात करें, अगर आपके डीजीसी क्रिमिनल अच्छे हैं तो उनको भी बुला के बात करें। और कभी कभी तो हम लोग राय कर लेते थे, इवन प्राइवेट वकील से भी जरूरत पड़ जाती थी तो राय करते थे, जिससे कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन में किसी प्रकार की कमी ना आए। तो ये अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर एक बात और बताएं आप, जिनके खिलाफ गलत तरीके से दुरुपयोग करके फेक मामलों में एनएसए लगाया गया, क्या वो जिला अधिकारियों की, एसएसपी की या सरकारी अफसरों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार में कोई अपील करने का प्रावधान है? कोई नियम है कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए? वो अपील कर सकता है पीड़ित व्यक्ति? नहीं, देखिए जहां तक अगर किसी ने ब्लैटेंट इस तरह की बात की है तो निश्चित रूप से किसी भी अधिकारी जो अधिकारी होता है उसकी जवाबदेही तय करने का अधिकार पूरा शासन के पास है, तो वो शासन तो पूरा परीक्षण कर ही सकता है। तो जैसे एज ए टेस्ट केस इनमें से कुछ केसेस उठा के जो उनको वर्गीकृत करके कि भाई ये ऐसा केस है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं हो, ये कैसा है जिसमें खाली एक ही एफआईआर थी और एनएसए लग गया, ये एक ऐसा केस है जिसमें कि आपका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं हुआ। तो 4-5 तरह के केसेस अलग से वर्गीकृत कर और उसमें चिन्हित करके जो ब्लेटेंट जिसमें नेगलेक्ट का काम है तो उसमें तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। उस अफसर के खिलाफ उसके एसीआर में लिखा जा सकता है कि भाई इस तरह का वो लापरवाही बरतते हैं,
उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये भी क्या लिखा जा सकता है कि इनको दोबारा से जिला अधिकारी न बनाया जाए या फील्ड में संवेदनशील पद ना दिए जाएं, ऐसा करने का प्रावधान है? देखिए, प्रविधान सरकार तो सरकार सर्वशक्तिमान होती है। प्रविधान अब बस आपने एक लाइन में पूरी बात कह दी। कोई आदमी सरकार सर्वशक्तिमान होती है, बस तो उसमें कोई नहीं, मैं समझ गया सर जो आप कहना चाह रहे हैं। सरकार और ओपी सिंह भी समझ गए। ओके, नहीं, मैं सिर्फ आपको इसलिए कह रहा हूँ, मैं शक्तिमान की बात मैं इसलिए कहता हूँ, सरकार को अगर ये मंशा अगर स्थापित हो जाए कि भाई इनकी अकाउंटेबिलिटी तय करनी है जी, तो निश्चित रूप से मैसेजिंग करने के लिए कुछ टेस्ट, ये तो नहीं हो नहीं I do सकता agree कि with 40 you, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कह दिया जाए अब दोबारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं बने। लेकिन मतलब प्रैक्टिकल बात देखिए ना, लेकिन एक दो के ऊपर अगर कोई जहां बिल्कुल ब्लैटेंट है, अगर मान लीजिए इस तरह का है, तो उसमें थोड़ा सा पनिशमेंट मिलेगा तो निश्चित रूप से अधिकारी पनिशमेंट मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। दीपक सिंघल जी, आप एक क्लास क्यों नहीं शुरू करते हैं ऑनलाइन, जहां आप अपने अफसरों को ये बताएं हाउ टू इम्पोज नेशनल सिक्योरिटी एक्ट? ब्रजेश जी, आपने सुझाव दिया, अभी इस पे विचार करते हैं। आपने बात कही है, जरूर इसमें मानसिक रूप से विचार करके मैं सोचता हूँ क्या किया